हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 का एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि अब हम लोग अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो जाएं। अभी हमारे पास बचा है 4 महीने का टाइम। 4 महीने होते हैं 120 डेज। तो ये 120 दिन आपकी जिंदगी बना सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं इस टाइम को। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम चेतन चौहान है और मेरे सीजीएल 2018 प्री में टीयर 1 में स्कोर रहा है 179.73। तो इतना स्कोर करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक एक करके हम सारी बातें करेंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में एसएससी ने थोड़ा सा चेंज किया है कि टीयर 2 और टीयर 3 एक साथ होगा। तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट आज हम सिर्फ टीयर 1 की बात करेंगे। तो पहले हम टीयर 1 पे फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो होती है एग्जाम में, अगर आप लोगों को स्कोर करना है तो वो होता है पंक्चुअलिटी। अगर आप लोग रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए आप लोगों को रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप लोगों को मैंने एक टाइम टेबल दिया है। ये टाइम टेबल वो टाइम टेबल है जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में, कि कितना टाइम मुझे किस सब्जेक्ट को देना है। तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग टाइम स्लॉट होता है कि उसको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है इस टाइम को। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रीजनिंग में मैंने 30 मिनट्स लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनको 30 मिनट्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग ये टाइम देख लीजिए, बट अकॉर्डिंग अपने कि आपका कितना लेवल है किस सब्जेक्ट में, या कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है और कौन सा आपका वीक जोन है। आप इस टाइम को कम ज्यादा कर सकते हैं। बस हम इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स से। मैथ्स में मैंने लिखा है 3 से 4 घंटे डेली के। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका 3 से 4 घंटे में हो जाए। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग है। तो उसको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि वो कितना ग्रैब कर पा रहा है और कितना नहीं ग्रैब कर पा रहा है। तो मैथ्स में आप लोगों को सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये देखो, कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो ये एक प्रोसेस होता है। आप लोग ये सोचेंगे कि हमने 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा या महीने भर पढ़ा और हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस गलतफहमी में हैं तो आप भूल जाइए कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना होता है किसी भी एग्जाम को अगर अप्रोच करना है तो उसमें सबसे पहली चीज आती है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। आप लोगों ने देखा होगा 2018 का जो मेंस हुआ है उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ कैलकुलेशन आई है, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो बच्चों से वो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं क्योंकि बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है। कितने भी आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, कितने भी टीचर्स के आप नोट्स फॉलो कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। अब बात आती है नोट्स की, तो नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जिसके भी आपको नोट्स आपके पास पड़े हैं वो किसी काम के नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसको अपनी हैंडराइटिंग से खुद बनाएं और खुद लिखें उसको। क्योंकि खुद लिखने से क्या वो बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूं कि मेरी आदत क्या है। देखो मैं आपको वो बताता हूं, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं। होता क्या है कि हमने कहीं से किसी टीचर से एक टॉपिक पढ़ा मैथ्स का, लेकिन उसमें क्या हुआ, हमने उसके नोट्स भी ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने वो अपने हाथ से नहीं लिखा क्वेश्चन, ना हमने वो सॉल्व किया। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब 1 महीने बाद क्या होगा कि जब हम उस टॉपिक को दोबारा करने बैठेंगे ना, उसमें से हमें सिर्फ 60 या 70% आता होगा। तो वो बाकी 30% कहाँ गया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए कोई फैकल्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो नोट्स बनाने में आपको क्या फायदा होगा कि आपने अपने हाथ से लिखा है, तो वो चीज आपकी एक बार नहीं 2 बार एक ही टाइम में रिवाइज हो रही है। फिर तीसरी बात, जब आप उसको रिवाइज करने बैठेंगे ना, किसी और के नोट से रिवाइज करेंगे, आपको कम से कम एक टॉपिक को करने में 4 घंटा लगेगा। अगर आपने खुद से नोट्स बनाए हैं तो आप 1 घंटे में उस टॉपिक में से पूरा कंप्लीटली गो थ्रू हो सकते हैं।
तो अब आप देखिए आपको कैसे यूज करना है, क्या करना है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं। मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपने खुद से नोट्स बनाइए। और बात आती है, अब एग्जाम टाइम आ गया है, 4 महीने में पूरा मैथ्स का सिलेबस करना एक बहुत टफ जॉब है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस टीचर के दिए हुए जितने भी, हर टीचर आपको अपने असाइनमेंट प्रोवाइड कराता है। ये असाइनमेंट्स आपके लिए मस्ट है। अगर आप लोगों ने ये असाइनमेंट नहीं किए हैं तो आप किसी से पढ़ लीजिए, कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। आप कितनी भी बुक कितनी भी बार सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है उससे। तो आपको सबसे पहले वो जो टीचर पे भरोसा करते हुए उनके नोट्स बनाएं, उनकी दी हुई शीट्स को कंप्लीटली रिवाइज करें, क्योंकि हर टीचर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता है। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराएगा। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्पीड से कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो आपको उसमें से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, लास्ट 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस, ये आपको जरूर जरूर करना है। क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी ने हर बार क्वेश्चन रिपीट किया है। एक 2017 को अगर सीक्वेंस से हटा दें तो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको लगभग, मैथ्स की बात करते हैं तो आपको 70 to 80% ईजी पेपर मिलता है, मॉडरेट और इजी। जो बाकी 20% डिफिकल्ट होता है, वो और डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस है, हम उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, और वो टाइम वेस्ट होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जाम में आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आ गए, तो हमें वो 10 क्वेश्चन 10-10 सेकंड में सॉल्व करने हैं। उससे ज्यादा का टाइम हमें उस पर वेस्ट नहीं करना है। और अगर टाइम बचा पाते हैं आप उसके बाद भी, क्योंकि देखो टाइम सिर्फ 4 महीने का है, इस टाइम पे बच्चे बहुत लेजी हो जाते हैं। अभी लगता है कि अभी तो नोटिफिकेशन आया, 4 महीने पड़े, हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको 4 महीने निकल जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा, आपका एग्जाम आ जाएगा। और फिर बच्चों का जैसे तैसे टीयर 1 क्लियर हो जाता है, फिर वो मेंस के लिए अलग से कोचिंग लेते हैं। मेंस के लिए जो टाइम मिलता है वो आपको मैथ्स और इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए नहीं मिलता है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। ये नहीं है कि आप उस टाइम में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं बैठ के। तो उस टाइम पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो हेल्पफुल होती है। वो तभी हो पाएगा अगर हमने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से की हो। तो प्रीलिम्स के लिए आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, ये आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे कि अभी हमारे पास 4 महीने पूरे बचे हुए हैं, तो मार्च में हमारा एग्जाम है। हमें ये कोशिश करनी है कि जनवरी लास्ट वीक तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मैथ्स का, ताकि लास्ट के मंथ में हम मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दे सकें और इन चीजों को हम रिवाइज कर पाए, जो हमने क्लास नोट्स बनाए हैं या जो हमने शीट्स की हैं। और शीट सॉल्व करने का आपको मैं एक तरीका बताता हूं, जो मैं फॉलो करता था वो बताता हूं आपको। एक टीचर ने शीट दी किसी टॉपिक की, उसमें 100 क्वेश्चन है। अब वो 100 क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि वो 100 के 100 डिफिकल्ट होंगे या वो 100 के 100 ईजी होंगे। उसमें क्या होगा, इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे। तो आप जब शीट करने बैठे हैं, आप एक पेन पेंसिल अपने पास एक्स्ट्रा लेके बैठिए, हाइलाइटर लेके बैठिए, कुछ भी लीजिए, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो लीजिए। और क्वेश्चंस को जब आप फर्स्ट टेक में कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट टेक में हो गया उसको मार्क कभी नहीं करना है। जो आपका फर्स्ट टेक में क्वेश्चन अटक गया उसको सर्कल कीजिए, ठीक है। पूरे शीट को सॉल्व कीजिए, वापस आइए उस शीट में जब जो जो सर्कल क्वेश्चन है उनको दोबारा से सॉल्व कीजिए। अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको उसको डबल सर्कल करना है उस क्वेश्चन को। तो उससे क्या होगा, हमारे जो इजी क्वेश्चन हैं वो अनसर्कल्ड है, जो क्वेश्चन हमारे मॉडरेट है वो सर्कल्ड है, और जो क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट है वो डबल सर्कल्ड है। तो आपको जब आप रिवीजन करने आएंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको रिवीजन में टाइम कम लगेगा। बाकी आप लोग देखिए आपको कैसे करना है, और लास्ट वीक तक जनवरी के अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ताकि आप फरवरी में सिर्फ प्रैक्टिस करें और बाकी चीजों पे ध्यान ना दें। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। जैसा कि अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं,
हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस करते हैं, बट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सब आपको यही बोलते हैं कि मैथ्स 250 नंबर का आता है, इंग्लिश 300 नंबर की आती है, 350 नंबर की आती है, लेकिन सब लोग ये भूल जाते हैं कि बाकी नंबर भी हैं। 100 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं जीएस और रीजनिंग के, तो इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पहला टॉपिक है ग्रामर। बिना इसके तो आप इंग्लिश में भूल जाइए कि आपका कुछ होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, एक महीने में फर्स्ट मंथ में ही ट्राई कीजिए कि आप नवंबर में इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर दें। नवंबर में कंप्लीट कहां से करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक है, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है इंग्लिश ग्रामर के लिए। वहां से रूल्स कीजिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब प्लिंथ टू पैरामाउंट तो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए उसमें से। हाँ, मैं इंग्लिश याद करने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि सब बोलते हैं कि इंग्लिश समझ के की जाती है। यार, जिस बच्चे को बचपन से आज तक नहीं समझ में आई, वो अब क्या समझेगा। उसको एग्जाम क्लियर करना है, उसको अपना याद करके निकल जाने दो। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, अच्छे से करिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो किसी और बुक के बारे में सोचिए, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बात आती है वोकैब की। वोकैब का इस टाइम में मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि इतने वर्ड्स याद करा देंगे, इतनी वीडियोस में इतना आपको कंटेंट दे देंगे, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। कंटेंट सबके पास है वोकैब का। सबसे मेन दिक्कत आती है याद करने की। और बोलते हैं ना कि डेली के 20 वोकैब याद कर लीजिए या 50 याद कर लीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप लगातार 1 महीने मुझे करके दिखाइए, कोई बच्चा नहीं कर सकता है। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको वो सजेस्ट करता हूं। देखो, वोकैब सबसे पहले बेसिक चीज प्लिंथ टू पैरामाउंट की तो आप लोगों को आती भी होगी, जो एवरेज बच्चा होगा ना उसको आती होगी। नहीं आती है उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक बुक आती है एके सिंह की, एमबी पब्लिकेशंस की। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये बुक की वोकैब करनी पड़ेगी। और ये बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको किसी एक सब्जेक्ट में तो मार्क्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में अगर आप मैथ्स में नहीं ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश में तो कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इससे वोकैब जरूर करनी है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज बात आती है कि अब एसएससी ने क्या करा है कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है। आपने वोकैब रट ली, ग्रामर के रूल्स रट लिए और इंग्लिश में मार्क्स आ गए, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके लिए आपको सबसे जरूरी क्या होता है, पेपर में क्या होता है कि पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैसेज और क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अगर आप लोगों ने ये 3 टॉपिक करने हैं तो ये कोई टीचर आपको ये टॉपिक नहीं करा सकता है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। टीचर आपको सिर्फ समझा सकता है, इसको करने का तरीका बता सकता है, करना आपको खुद पड़ेगा। और वो कैसे होगा, रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। मैं कहता हूं आप न्यूज़पेपर भी मत पढ़िए, आपका इंटरेस्ट नहीं है। बस ये होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से दूसरा आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपको करंट अफेयर्स भी साथ के साथ हो जाते हैं। बट अगर आपका न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं है, आप नॉवल पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए। फेसबुक पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इधर उधर फेसबुक पे कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का या कोई आर्टिकल फॉलो कीजिए उस पे जाके, ताकि तुम्हें न्यूज भी मिल जाए और आप रीड भी करें उसको। तो अब बात करते हैं हम आगे अपने अगले सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स को हम बहुत इग्नोर करते हैं, और उससे क्या होता है, उस 100 मार्क्स से कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन आप ले लेंगे, आपका सिलेक्शन होगा टीए या ऑडिटर पे। अब आप लोग देख लीजिए, आप इस जॉब से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए तो आपको रीजनिंग में स्कोर करना ही पड़ेगा। और रीजनिंग में 35-40 नंबर लेने से कुछ नहीं होगा, आपको 45 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 35-40 नंबर लेने वाला हर एक बच्चा है। जो बच्चा एसएससी की तैयारी करने आ रहा है सीजीएल की, उसका आईक्यू लेवल इतना है कि वो रीजनिंग में बिना किसी तैयारी के 35-40 नंबर स्कोर करेगा। बट अगर उसको 45 प्लस मार्क्स चाहिए तो उसको एक काम करना है, मैं कहता हूं कहीं से भी कीजिए,
कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लीजिए या कोई भी बुक उठा लीजिए, किसी के भी क्लास नोट्स उठा लीजिए, रीजनिंग में आपको स्टार्टिंग के 15 दिन में पूरी रीजनिंग खत्म करनी है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 दिन में 15 टॉपिक है, आधा आधा एक एक घंटा करोगे, आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है? क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मॉक टेस्ट देंगे, तो उसमें हम डेली के जब 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हमारी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। तो रीजनिंग पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। तो अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब बात आती है सबसे वास्ट सब्जेक्ट की, जीएस की। देखो, सब बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं जीएस में पढ़ूंगा, इससे अच्छा मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, उसमें स्कोर कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी अच्छी बात है, आपका जीएस वीक पॉइंट है, आप कर लोगे बाकी सब्जेक्ट्स। लेकिन उससे क्या होगा? आप मैथ्स में 50 में से 55 थोड़ी लेंगे, मार्क्स तो आपको 50 ही मिलेंगे ना। तो आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए, किसको नहीं चाहिए ये बताइए? इंस्पेक्टर पोस्ट सबको इंस्पेक्टर बनना है। तो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जीएस में एटलीस्ट 25 प्लस मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। और ये 25 प्लस मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसके जीएस में बिल्कुल 0 मार्क्स आते हैं। और अगर किसी बच्चे की एवरेज जीएस है तो उसको टारगेट करना चाहिए 35 प्लस मार्क्स। देखो, मैं प्रैक्टिकल चीजें बताना ज्यादा पसंद कर रहा हूं, इंस्टेड कि मैं यहाँ 40 लिख दूं या मैं 45 मार्क्स लिख दूं। सबको पता है कि 40-45 मार्क्स आते हैं, बच्चों के आते हैं, लेकिन कितने बच्चों के आते हैं? 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से 100 बच्चों के आते हैं। तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर आप 25 या 35 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं ना, तो आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट कोई नहीं छीन सकता है। मैं ये लिख के देता हूं आप लोगों को। तो अब बात करते हैं कि 25 नंबर आएंगे कैसे। तो उसके लिए अभी मैंने लिखा है 1 से 1.5 घंटा। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है क्योंकि मेरा जीएस में इंटरेस्ट अच्छा था। लेकिन जिस बच्चे का जीएस में इंटरेस्ट नहीं है उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जीएस में आप जितना भी पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट वाइज मैं अभी आपको क्या बताऊं, लेकिन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। उससे पहले बाकी जो हमारा स्टैटिक पार्ट है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सारे टॉपिक्स आप जितना भी पढ़ते हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जिस दिन आपको ये पता चल गया ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी है और अपने नोट्स बनाइए। अपने नोट्स बनाएंगे ना, आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद अगर कुछ भी टाइम नहीं बचता है तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए, किरण की प्रीवियस ईयर आती है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कीजिए, किरण से कीजिए, किसी भी बुक से कीजिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप लोग स्कोर कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो जीएस में ये तो हो गई स्टैटिक की बात। 2017 तक क्या होता था हमारा कि 2 से 3 क्वेश्चंस आते थे सिर्फ करंट अफेयर्स के। लेकिन अब एसएससी ने क्या किया है कि 2018 में मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स के आए हैं। कुछ शिफ्ट तो ऐसी भी थी जिसमें कि 7 से 8 क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के थे। तो अब करंट अफेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात आती है कि करंट अफेयर्स हम कहां से करें। करंट अफेयर्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी साइट को फॉलो कीजिए, किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, वो मेरा काम नहीं है, वो आपको देखना है कि कहां से करना है। बट आपको जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स करना है। और करंट अफेयर्स अगर आप सोचते हैं कि आप लास्ट डे कर लेंगे तो भूल जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट में कर सकते हैं, आप कर लेंगे, बट टाइम आपको उस टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और लास्ट का टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम आते हैं मेन बात, तैयारी हो गई है, 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम को, तो अब क्या करें। तो हम आते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट वैसे आपको, मैं ये बोलता हूं कि आपको हर संडे तो देना ही चाहिए, चाहे आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, या वीक में आप कोई भी डे सेट कीजिए। एक मॉक टेस्ट पर डे पर वीक आपको अभी देना चाहिए, जब तक कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है। उससे होता क्या है कि आपको पता चलता है कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि हमने उसका एनालिसिस कैसे किया है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस करने का सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका क्या है मैं आपको वो बताता हूं।
आपने एग्जाम दिया, आप किसी का भी एग्जाम दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको टीयर 1 का, आप कहीं से भी ढूंढिए, किसी का भी दीजिए, कैसे भी दीजिए, मेन बात है एनालिसिस। एनालिसिस में आपको क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट वाइज एक नोटबुक बनाइए। उस नोटबुक में आप, क्योंकि देखो सब पेपर ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम की अगर हमें अच्छे क्वेश्चंस निकाल के रखने हैं तो हम उनको बुकमार्क करते हैं, लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो गैलरी में पड़े पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता एग्जाम टाइम में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। वो इधर से उधर ग्रुप में वायरल ही होते हैं और कुछ नहीं होता उन क्वेश्चंस का। आपको अगर उन क्वेश्चन से सीखना है तो आपको एक नोटबुक बनानी है हर सब्जेक्ट की, और उसमें जो क्वेश्चन आपको लगता है कि देखो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में नहीं हुए बट वो आप कर सकते थे, तो उस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन आपका जब सॉल्यूशन देखेंगे आप तो वो आपको याद रहेगा और आप लाइफ में उसे कभी दोबारा गलत नहीं करेंगे। बट जो क्वेश्चन आपको देखने के बाद भी लग रहा है कि मैं भूल सकता हूं, उसको इस नोटबुक में लिखिए, क्योंकि ये नोटबुक आप उठाएंगे जब पेपर को सिर्फ 1 वीक बचेगा, और इस नोटबुक से आप सब कुछ रिवाइज कीजिए। दूसरी चीज, आपने नोटबुक से रिवाइज करने में अगर आपको टाइम लग गया है तो कीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, आपको अपना स्कोर जरूर देखना है, लेकिन स्कोर में ये नहीं देखना है कि मेरा कितना मार्क्स आया, आपको देखना है कि उस एग्जाम में टॉपर का कितना आया है और एवरेज क्या स्कोर रहा है, क्योंकि आपको एवरेज स्कोर से तो एटलीस्ट ऊपर रहना ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आई थिंक हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है इसके बावजूद भी तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू गाइज।